नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज एक व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ साझा करने वाले साथियों, नाम है छंद। छंद की परिभाषा और छंद के अंग इस भाग में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं साथियों। और अगली वीडियो में हम एक एक करके जितने भी छंद महत्वपूर्ण हैं उसको आपके सामने रखेंगे साथियों, उदाहरण सहित। तो ये वीडियो का भाग पहला जो छंद से संबंधित है, तो वो शुरू करते हैं साथियों। सर्वप्रथम परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा क्या है? छंद की परिभाषा: वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आहाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। साथियों लिख लीजिए इसे, ठीक है। अभी वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या को ही तो गिना जाता है इसमें, ठीक है, कि दोहा छंद में कितनी मात्राएं हैं, विषम पाद में, समपाद में, ठीक है जी। इसका ध्यान रखा जाता है और इसी के आधार पर किसी काव्य पंक्ति की घटना की जाती है, किसी काव्य पंक्ति का निर्माण किया जाता है। ओके, तो फिर से पढ़ लेते हैं। वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से आहाद पैदा हो। विन्यास क्या है साथियों? जब मात्राओं या वर्णों को नियमित संख्या के हिसाब से सजाया जाता है। विन्यास का मतलब क्या है? सजाना। क्या है? सजाना, ठीक है। जब सजाया जाता है ना नियमित संख्या से वर्णों को, मात्राओं को, तो उससे जो आहाद मतलब जो चमत्कार पैदा होता है उसी को छंद कहते हैं। आहाद का मतलब चमत्कार, ठीक है। आसान शब्दों में फिर से समझ लेते हैं कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना, मात्राओं की गणना मतलब गिनती की जाती है। यति, गति से संबंध, ये क्या है बाद में समझाते हैं। यति या गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा। एक और सरल परिभाषा ये भी देख लीजिए, अधिक सुगमता से आप समझेंगे इसको देखकर। जो पद रचना अक्षर अक्षरों की गणना, क्रम, मात्रा मात्रा की गणना, यति गति आदि नियमों से नियोजित हो उसे या वह छंदबद्ध कहलाती है। तो ये भी छंद की परिभाषा। तो साथियों छंद के कुल 7 अंग माने जाते हैं। हो सकता है किसी अन्य पुस्तक में 6 मिल जाएं, 5 मिल जाएं, 8 मिल जाएं, तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अंग जो हैं मुख्यतः 7 ही माने जाते हैं। पहला है चरण, जिसको पद या पाद भी बोला जाता है। दूसरा है वर्ण और मात्रा। तीसरा है संख्या, क्रम और गण। ये बड़ा टॉपिक है साथियों, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है, ज़्यादा डीप पूछा भी नहीं जाता है। अगर गणों की हम बात करें तो 8 हैं, ठीक है, 8 गण हैं। इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिचय हम जरूर देंगे इसके बारे में। अगला है नंबर 4 पर लघु या गुरु, ठीक है जी। जब हर्स्व स्वर आएगा किसी व्यंजन के साथ तो वहाँ पर लघु इस तरह का चिन्ह जो है हम डालेंगे एक जैसा, जैसे ये पूर्ण विराम डाल दिया। अगर गुरु स्वर वाले व्यंजन हैं तो वर्ण है तो वहाँ पर एस की तरह डाला जाएगा। इसकी गणना 1 और इसकी गणना 2 के रूप में की जाएगी। इसी प्रकार से मात्राओं की गिनती जो है की जाती है, ठीक है। 5वें अंक पर जो अंग है साथियों वो है गति। 6ठे पर है यति या विराम और 7वें पर है तुक, जिसे राइमिंग भी बोला जाता है, तुकबंदी। आगे पढ़ते साथियों। सबसे पहले जो साथियों अंग है वो है चरण, जिसको पद भी कहा जाता है, पाद भी कहा जाता है। तो चरण 2 प्रकार के होते हैं, समचरण और विषम चरण। अभी ये समचरण और विषम चरण क्या है इसको बताते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथम व तृतीय चरण को पढ़ लेते हैं। प्रथम व तृतीय चरण जो दोहे का होता है, जब सोठा का होता है, उसको हम बाद में बताते हैं। साथ ही पहले ही पढ़ लेते हैं प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण, ठीक है जी। प्रथम व तृतीय पहला और तीसरा जो चरण होता है उसको विषम चरण और दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। छंद के प्राय 4 भाग होते हैं, इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। अभी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। जैसे साथियों जी आप उदाहरण देखिए, ये बिहारी का दोहा है, मेरी बब भादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे शाम हरित द्युति हुई, ठीक है साथी। तो ये जहाँ से लेकर जहाँ तक ये पहला चरण हो गया, जहाँ से लेकर जहाँ तक ये दूसरा चरण हो गया, अल्प विराम के बाद तीसरा चरण जहाँ से लेकर जहाँ तक हो गया, और जहाँ से जहाँ तक चौथा चरण हो गया। तो पहला और तीसरा ये क्या हुए? विषम पाद हुए। क्या हो साथियों? विषम पाद, ठीक है, विषम पाद, ठीक है, जब पद बोल सकते हैं। अभी ये दूसरा और चौथा इसको क्या बोलेंगे? सम बोलेंगे ना, समपाद, समचरण, ठीक है साथियों, यही तो समझाना चाहते हैं हम, ठीक है, जहाँ तक समझ में आ गया होगा। साथियों अगला जो अंग है छंदों का वो है वर्ण। अब वर्ण क्या है इसको पढ़ लेते हैं। वर्ण और मात्रा इसमें आता है। दूसरा अंग वर्ण और मात्रा। पहले वर्ण को पढ़ लेते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ।
तो ह्रस्व का साथी यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक से गलत लिख दिया, जहाँ पर ऐसे आना है, पदेन आ जाता है, ठीक है, मतलब ह के पैर में रो आएगा। तो साथियों इसको पढ़ लेते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ। जिस ध्वनि में स्वर नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, जिस ध्वनि में स्वर नहीं उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, ये तो पता ही होगा। जैसे राजन के नीचे, राजन का न के नीचे न हलंत लगा दिया तो समझ लीजिए इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। जैसे संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर कृष्ण, जिसमें श षटकोण के नीचे हलंत होता है, इसके लिए उसको आधा लिखा जाता है, उसे वर्ण नहीं माना जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जिस ध्वनि में स्वर नहीं उसके नीचे तो हलंत लगाया जाता है, जब उसको आधा लिखा जाता है तो उसे वर्ण नहीं माना जाता है। आगे साथियों वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को ही तो अक्षर कहते हैं, पता होगा आपको। वार्णिक छंद में चाहे ह्रस्व वर्ण हो या दीर्घ, वह एक ही वर्ण माना जाता है, ठीक है। वार्णिक छंद में चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, अभी ह्रस्व क्या है समझ लीजिए, जे क लिखा मैंने, ठीक है साथियों, तो जे क्या हुआ, जे ह्रस्व ही हुआ ना, क्योंकि इसमें अ है हालांकि जे, लेकिन इसमें जो चिन्ह लगेगा वो लघु लगेगा, ऐसे है ना, पूर्ण विराम की तरह। लेकिन यदि इसकी बात करें का, तो जे क्या है, दीर्घ, ठीक है, क्या है ये, दीर्घ, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है साथियों कि वर्ण को अक्षर कहते हैं, वार्णिक छंद में चाहे ह्रस्व वर्ण हो या दीर्घ, वह एक ही वर्ण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे राम, रामा, रम, रमा, इन चारों शब्दों में दो दो ही वर्ण हैं, ठीक है साथियों। आगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, इसको हम समझाएंगे। ह्रस्व स्वर वाले वर्ण जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ऋषि वाला, इसको भी ह्रस्व में ही गिना जाता है, मूल स्वरों में गिने जाते हैं चार जी। आगे साथियों जो व्यंजन है, चाहे क है, च है, ठीक है, उसके साथ यदि ह्रस्व स्वर लगा हुआ है, छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ, जिसका उच्चारण कम किया जाता है, मतलब जब उच्चारण किया जाता है तो कम जोर लगता है वायु का मुख से बाहर आने के लिए, तो यही है ह्रस्व स्वर, ठीक है साथियों। तो जब ह्रस्व स्वर होगा तो उसके नीचे हम लघु लगाएंगे, जब दीर्घ स्वर होगा, जब दीर्घ व्यंजन होगा तो उसके नीचे हम ये वाला गुरु चिन्ह लगाएंगे, ठीक है साथियों। आगे साथियों दीर्घ स्वर वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बताइए आपको दीर्घ स्वर कितने हैं? जी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जो हैं दीर्घ व्यंजन हैं, माफ़ करिएगा दीर्घ स्वर वाले वर्ण हैं, ठीक है साथियों। तो स्वर जो हैं 7 दीर्घ हैं, 4 ह्रस्व हैं, ये याद रखिएगा। और जब भी किसी व्यंजन के साथ ये मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं ये स्वर, दीर्घ स्वर, तब उसको गणना कैसे की जाएगी, मतलब लघु चिन्ह की भांति गणना की जाएगी, जिसकी कीमत जो है 2। गुरु चिन्ह की कितनी मानी जाती है? 2, और लघु चिन्ह की गणना 1 मानी जाती है, ठीक है। आगे हम मात्रा पढ़ लेते हैं। मात्रा क्या है? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वर्ण के उच्चारण में जो अवधि या समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, ठीक है, ह्रस्व स्वर्ण के उच्चारण में जब समय लगता है उसे एक मात्रा, या दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे 2 मात्रा माना जाता है। वही बात साथियों कि जब ह्रस्व स्वर वाला कोई व्यंजन होगा या ह्रस्व स्वर लगा होगा जिस भी पंक्ति में, उसको हम ऐसे अंकित करेंगे उसकी गणना करने के लिए। और जब दीर्घ होगा, दीर्घ व्यंजन वाला स्वर होगा या दीर्घ स्वर होगा, वहाँ पर उसकी गणना ऐसे। तो इसकी कीमत क्या है? इसकी 1 है, और इसकी क्या है? इसकी 2 है, ठीक है, गुरु की 2 मानी जाती है। मात्रा 2 प्रकार के होते हैं साथियों, मात्रा के 2 प्रकार, जे ह्रस्व और दीर्घ अभी हमने पढ़ा। ह्रस्व टोटल कितने हैं? मूलतः 4 माने जाते हैं, दीर्घ मूलतः 7 माने जाते हैं। वर्ण और मात्राओं की गणना ही तो की जाती है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है, इसको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आगे पढ़ते हैं साथियों। संख्या, क्रम और गण। संख्या, क्रम और गण, इसकी बहुत आवश्यकता होती है छंदों में। तो वर्णों और मात्राओं की सामान्यता गणना को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों और मात्राओं की सामान्य गणना को संख्या कहते हैं, किंतु कहाँ लघु वर्ण हो और कहाँ गुरु वर्ण हो, इसके नियोजन को क्रम कहते हैं, ठीक है साथियों। वर्णों और मात्राओं की सामान्य गणना को संख्या कहते हैं, ये तो पता होगा, लेकिन कहाँ लघु वर्ण हो, कहाँ गुरु वर्ण हो, कहाँ लघु वर्ण हो, कहाँ गुरु वर्ण हो, इसके नियोजन को क्या कहा जाता है? क्रम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे साथियों, छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं,
ठीक है जी। छंद शास्त्र में तीन मात्रिक वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। ये भी साथियों एक नियम है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा ही बताएंगे। और गण कितने हैं? 8 माने गए हैं। कितने माने गए साथियों? 8 माने गए। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे। तो थोड़ा सा साथियों इसको पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक एक गण मान लिया गया है। याद रखिएगा ये वाली बात को, कि मात्राओं और क्या कहा जा रहा है? मात्राओं और वर्णों की संख्या। जहाँ से पढ़ेंगे साथियों, ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ से पढ़ेंगे मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक गण मान लिया गया है। इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वार्णिक वृत्तों या छंदों में होता है, अतः इन्हें वार्णिक गण भी कहा जाता है। इन गणों की संख्या 8 है। इनके ही उलटफेर से छंदों की रचना होती है। साथियों इनके गणों के नाम, लक्षण, चिन्ह, उदाहरण इस प्रकार से हैं। साथियों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखें तो हाई लेवल की परीक्षाओं के लिए जो हिंदी स्तर की जो होती हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन मास्टर कैडर जान ने डीप प्रश्न इससे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जितने भी गण हैं, ठीक है जी, ये एक प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं। अगर जगण है किसी पंक्ति में या किसी पंक्ति के शुरू में या अंत में इस प्रकार के चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है, जैसे लघु, गुरु, गुरु, ठीक है, जिस इसमें क्या है, उस पंक्ति में बहाना लगाया जा रहा होगा और प्रभाव जो है शुभ डल रहा होगा, ठीक है जी। तो ये वाली बातें हैं, ये बहुत डीप हो जाता है इसलिए नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ये याद गण जो है जरूर कर लीजिएगा। पहला गण है जगण, दूसरा है मगन, ठीक है, और तीसरा है तगण, चौथा है रगण, पांचवा है जगण, छठा है वगण, और सातवां है नगण, और आठवां है सगन। साथियों इसके अलावा ज़्यादा पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से चिन्ह हैं ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा पेपर में, कभी नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत डीप हो जाता है, ठीक है। अभी कौन याद रखे इतना सारा, बस इतना है कि ये सिर्फ प्रभाव डालने के लिए होता है और पहले यूज़ किया जाता था इसको, अभी नहीं कोई भी प्रयोग करता है इस प्रकार के छंदों के गणों को, ठीक है। आगे पढ़ते साथियों। तो साथियों अभी लघु और गुरु जो चौथा अंग है छंदों का उसको पढ़ लेते हैं। क्या है? लघु में अ छोटी, ई छोटा, उ, इन ह्रस्व स्वरों तथा इनसे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन को लघु समझा जाता है। जैसे कलम, इसमें 3 वर्ण जो हैं लघु हैं, पता है हमें, क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर का प्रयोग ही नहीं हुआ है, अपने आप में ही वर्ण हैं जो वो लघु हैं, ठीक है। इसलिए इनको मात्रा चिन्ह जो है ये 3 हुई, ये अंत में पूर्ण विराम डाला हुआ है, ठीक है। इसको मत गिनना साथियों, ये 3 मात्रा चिन्ह हुई, ठीक है। आगे साथियों चंद्र बिंदु वाले जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनको भी लघु में ही गिना जाता है, ठीक है। यदि पेपर में इस प्रकार से आ जाए, ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो इसकी गणना करनी हो तो इसको लघु ही गिनेंगे, ना कि गुरु, ठीक है। लघु 1 और गुरु 2। गुरु में क्या है साथियों उसको पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री इत्यादि दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं। राजा, दीदी, दादी इत्यादि इन 3 शब्दों का मात्रा चिन्ह ये है गुरु, गुरु और लघु। आगे साथियों ए छोटी, ए बड़ी, ओ छोटा, ओ बड़ा, ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजन भी गुरु होते हैं। जैसे ऐसा, ओला, औरत, नौका इत्यादि। ये तो सामान्य सी बात है साथियों। आगे साथियों अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। साथियों ये याद रखिएगा, जैसे संसार शब्द है, ठीक है, ये हम फिर से लिख देते हैं संसार, ठीक है ना। तो ये अनुस्वार लगा हुआ है ना स के ऊपर, साथियों याद रखिएगा। अब इसको हम कैसे, इसकी गणना कैसे करेंगे कि इसमें कितनी मात्राएं हैं या कितने लघु और गुरु हैं, ठीक है, तब जाके हमें पता चलता है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी कहा क्या गया है कि अनुस्वार युक्त, तो अनुस्वार लगा हुआ स के ऊपर, तो इसको हम लघु की बजाय गुरु गिनेंगे, ठीक है। अभी 2 गिना गया ना, इसे एस का निशान डाल दिया इस प्रकार से, गुरु का चिन्ह है एस जैसा। तो अगला स को आ की मात्रा, इसमें भी दीर्घ स्वर लगा हुआ है तो ये भी गुरु हुआ, ठीक है। ये र है, ठीक है, र में इसमें कोई मात्रा का और नहीं लगा हुआ है, कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो अपने आप में लघु है, ठीक है। इसलिए गुरु, गुरु और लघु कितनी मात्राएं होगी साथी? टोटल 2, 2, 4, 1, 5, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से गणना करनी होती है मात्राओं की, वर्णों की, ठीक है। आगे पढ़ते हैं साथियों। अनुस्वार वर्ण गुरु होता है जैसे संसार, लेकिन चंद्र बिंदु वाले गुरु नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये बार बार मैं समझा रहा हूँ, बात पहले भी ऊपर समझाई मैंने,
आगे साथियों क्या कहा गया है कि विसर्ग युक्त वर्ण गुरु होता है। जैसे समझ लीजिए प्राय लिखा मैंने, प्राय शब्द तो बहुत चलित प्रचलित हैं, ठीक है। तो ये विसर्ग आया ना, पीछे विसर्ग आया ना, अतः लिखते हैं अतः, तो उसके पीछे भी तो विसर्ग आता है साथियों, ठीक है। तो ये वाला जो व्यंजन है, जैसे कि इसको हम गुरु की तरह ही लिखेंगे, मतलब गुरु का संकेत देंगे, इसको दो ही गिनेंगे, इसमें दो मात्राएं गिनेंगे, क्योंकि विसर्ग अभी ऊपर नियम बता रहे हैं ना, गुरु कौन सा है, चंद्र बिंदु वाला गुरु नहीं मानेंगे, अनुस्वार और विसर्ग वाले व्यंजन जो हैं वो उसको हम गुरु की श्रेणी में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण भी दी है, जैसे स्वतः, दुख और अर्थात ऐसे बनेंगे, ठीक है। आगे साथियों, संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है। क्या लिखा गया, संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है। जैसे सत्य, भक्त, दुष्ट, ठीक है, धर्म, ठीक है साथियों। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है साथियों। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सत्य है साथियों, सत्य लिखा हमने, समझ लीजिए सत्य लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि संयुक्त वर्ण, अभी ये संयुक्त वर्ण है ना, ठीक है। अभी तो में तो स्वर है ही नहीं, इसको इसलिए इसको आधा लिखा गया जाए, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हलत डालकर, ठीक है। तो इसमें लघु आएगा और दूसरा भी लघु आएगा, लेकिन कहा क्या गया कि संयुक्त वर्ण से जो पहला वर्ण होगा, जैसे स है जहाँ पर, तो इसको हम गुरु ही लिखेंगे, गुरु की तरह ही गिनेंगे। तो इसमें स, जे एक नियम है, इसको आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आपने याद कर लेना, पेपर में पूछा जा सकता है कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण लघु कहलाएगा या फिर गुरु। आगे साथियों, पांचवा जो अंग है वो है गति। क्या है, गति। इसको पढ़ लेते हैं साथियों। गति, छंद के पढ़ने के प्रभाव या लय को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद के पढ़ने के प्रभाव या लय को गति कहते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जी, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि किसी भी काव्य पंक्ति की सफलता तभी मानी जाती है जब उस काव्य पंक्ति में थोड़ी सी गति हो, प्रवाह हो, ठीक है जी, लय हो। गति के महत्व वार्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक माने जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर गति रेस की बात करें तो वार्णिक छंदों की अपेक्षा बजाय मात्रिक छंदों में अधिक है, ठीक है। अगला है यति। यति मतलब विराम। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है। छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, ऐसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है तुक। ये अंतिम है साथियों। छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापना को तुक कहते हैं। ये तो पता ही है आपको, जब राइमिंग की जाती है ना, राइमिंग पता है ना, तुकबंदी जिसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए एक कविता बोलता हूँ। जे हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो अंत में थोड़ी सी तुकबंदी हो रही है ना, तो तुक यही तो होता है साथियों। तो छंदों में तुक की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो छंद के भेद कितने हैं, मुख्यतः तो 3 माने जाते हैं, कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 4 भी मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। तो वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद के 4 भेद माने जाते हैं। पहला है, माफ़ करिएगा 3 भेद माने जाते हैं, जहाँ पर 4 लिख दिए, लेकिन कहीं कहीं आपको 4 भी देखने को मिल जाएंगे कहीं की पुस्तकों में, लेकिन मुख्यतः 3 ही माने जाते हैं। 3 आप टिक करके आएगा पेपर में। पहला है वार्णिक, दूसरा है मात्रिक, तीसरा है मुक्तक छंद। यहाँ पर मुक्त लिख दिया है, मुक्तक भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और वार्णिक छंद कौन से हैं, मात्रिक छंद कौन से, मुक्तक छंद कौन से, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से, एक एक करके सभी। तो साथियों, जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से चाहिए होती है उतनी हमने दे दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। साथियों, जो हमने नियम बताया कि कौन सा लघु होगा कौन सा गुरु होगा, वो आपने याद कर लेना है, ठीक है साथियों। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।